केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज राजस्थान सरकार के बजट के अनुसार यहां माइनिंग डिपार्टमेंट में जिस तरह से तैयारी बैठक हुई है, पूरे राज्य भर के प्रतिनिधि आए हैं राजस्थान के और उन्होंने अपने माइनिंग की समस्या तो बताई है, इसके साथ में सुझाव भी दिए हैं कि बजट में इस बार जो आएगा उसमें क्या होना चाहिए और किस तरह से वो एक राजस्थान सरकार के साथ में एक सुदृढ़ रूप से वो काम कर सके। जिलों की नगरी उदयपुर के खनिज भवन में खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक के नेतृत्व में राजस्थान के खनिज उद्यमियों की बैठक हुई और इस बैठक में बजट को लेकर परिचर्चाएं हुई। इस बैठक में विशेष करके जो समस्याएं सामने आई उनको निदेशालय अब राज्य सरकार को भेजेगा और सुझाव भी मांगे हैं कि अब की बार बजट में क्या होना चाहिए। क्या कह रहे हैं उद्यमी और पदाधिकारी, देखें क्या समस्याएं आई हैं और आपने सुझाव में क्या रखा है कि इस बार बजट में ये होना चाहिए। ऐसा है कि माइनिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो अनस्किल्ड लेबर्स को, अनस्किल्ड वर्कर्स को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे रही है जी, और उसकी वजह से आज बेरोजगारी जो सरकार बताती है बेरोजगारी है, हकीकत में माइंस में लेबर नहीं मिल रहे। बेरोजगारी नहीं है, हकीकत में काम करने के लिए जो अनस्किल्ड लेबर है उनको आप प्रमोट करो कि भाई एक्टिविटीज़ में भाग ले, काम ले, तनख्वाह पूरी ले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बनाए रखे हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम पेमेंट उनको मिलना है और मिलता है। तो इसके लिए उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट ये चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड जो पर्सनस है और जो अनस्किल्ड लेबर है उनको हमने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो इस इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा देंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी और वो जो समस्या छोटी छोटी समस्या आ रही है, मैंने यही निवेदन किया कि हर क्वार्टरली हर मंथली एक मीटिंग करें और जो हमारी समस्या है उसका निराकरण हाथों हाथ करते रहेंगे तो क्या आगे इंडस्ट्री प्रमोट होगी और सबकी समस्याएं खत्म होगी। ये हमारा सुझाव। आप बताएं, काफ़ी सारा आपने लंबा चौड़ा आपने रखा है प्रपोजल। मैं बिजुलिया सैंडस्टोन एसोसिएशन से हूँ, राम प्रसाद विजय मेरा नाम है। हमने सबसे पहले ये मांग रखी है सरकार से कि खातेदारी भूमि में आवंटन की सीमा, न्यूनतम सीमा 0.5 हेक्टर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वालिटी लाइसेंस आवंटन हो सके। दूसरा हमने रखा कि आवंटन में खातेदारी भूमि में सिंचित असिंचित की भूमि की किस्म संबंधी कोई बाध्यता नहीं रहे, इस तरह के आदेश जारी करें, क्योंकि राज्य नियमों में कहीं ये नहीं है कि इस भूमि में आवंटन नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि नीलामी के लिए आवंटन में न्यूनतम सीमा 0.18 हेक्टर 60 × 30 मीटर रखी जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्व आय में भारी बढ़ोतरी हो सकेगी। आप बताएं, आप क्या, आपका परिचय बताएं। मेरा ग्रेनाइट एसोसिएशन से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम अंबिका मिश्रा है। हमने हमारी बात रखी है डीएमजी साहब के पास और हमें उम्मीद है कि हमारी बातों पे वो गौर करेंगे और सरकार को क्या समस्याएं रखी। हमारी समस्याएं जो जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली समस्या है डंपिंग है, रास्ते हैं, ये सारी हमारी बेसिक समस्या है। अमल दरामद है, हाँ, ये सब हमारी बेसिक समस्या है। हमने उनके सामने रखी है, प्रस्ताव भी दिए हैं, लिखित में भी दिया है। हमें उम्मीद है कि वो सरकार के सामने हमारी बात को रखेंगे, सरकार के साथ में समस्याएं रख रहे हैं। लालका जी बताएं, आप क्या मूल रूप से क्या चाहते हैं। मूल रूप से ये चाहते हैं कि माइनिंग को थोड़ा सा, जैसे कोरोना पीरियड में एसीएस साहब ने बचाया कि हर जगह नोटिस भेज कर कि माइनिंग में बाधाएं नहीं आवे, और उससे आप देखिए कि पिछले 2 साल में माइनिंग के कारण जो रॉयल्टी की बढ़ोतरी हुई है उससे सरकार को कितना फ़ायदा हुआ। और जितनी माइनिंग में बढ़ोतरी होगी, मांगीलाल लुनावा साहब ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, रॉयल्टी बढ़ेगी। ये जो और अदर एलिमेंट्स होते हैं, चोरी चकारी, ये सब कंट्रोल में आएगा। आज फॉरेस्ट कटते जा रहे, माइनिंग एरिया में फिर भी पेड़ आपको मिलेंगे। तो माइन ओनर्स को थोड़े से हाथ खुले कर दे, हमारी समस्याओं का अगर समाधान कर देवे तो डेफिनेटली हमारे हिसाब से माइनिंग कम से कम 10 गुना अगले 10 साल में बढ़ सकती है। चेंबर में भी हमारे रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए माइनिंग को उद्योग का हमने सरकार से मुख्य रूप से मांग की है और हमारी बरसों की मांग है कि खनिज को उद्योग का दर्जा दिया जाए और इसको एमएसएमई सेक्टर का
लाभ मिल सके। दूसरा, हमने खनन श्रमिकों के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जैसी स्वास्थ्य योजना लॉन्च करने की भी सरकार से गुजारिश की है। और डीएमएफटी का जो दुरुपयोग हो रहा है, डीएमएफटी फंड के टोटल पैसे का उपयोग खनन क्षेत्रों में हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। एवं जो ऑनलाइन सिस्टम के कारण हमें समस्याएं आती है टीपी और रवाना के लिए, उसके लिए हमने राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया है। लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट जो माइनिंग इंडस्ट्री देता है, एक जंगलों में रूरल सेक्टर में देता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी यह भी जान ले कि उनको माइनिंग वालों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको रास्ते तक नहीं मिल रही है, बिजली का बहुत संकट है। आप बताएं क्या कहना है आपका? आज उदयपुर में बजट पूर्व जो ये मीटिंग का आयोजन रखा गया है, इसमें सभी जिले से जो अपने प्रतिनिधि आए उन्होंने अपने समस्या और सुझाव रखे हैं। जोधपुर से मैं प्रवीण कच्छावा, हमने छोटे मोटे हमारे जो सुझाव और जो समस्या थी उनको रिटर्न में सबको दिया है। प्रमुखता से हमने रोजगार और रेवेन्यू कैसे बढ़े उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है कि जो गवर्नमेंट लैंड है उसमें इन्होंने अभी 1 हेक्टेयर से मिनिमम जो प्लॉट अलॉट करने का जो नियम बनाया है, हम चाहते हैं वो कम से कम जो पुराना जो नियम था 30 × 60 मीटर, वैसे ही साइज के प्लॉट अलॉट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बेहतर माइनिंग हो सकती है। और सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे क्वारी लाइसेंस की जो अवधि समाप्त हो रही थी 2025 में, जो अलॉटेड माइंस जो अभी चल रही है, उनकी अवधि बढ़ाकर 2040 तक की, इसलिए संपूर्ण क्वारी लाइसेंस सभी साहब और सरकार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। तो रोजगार तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको जो श्रमिक हैं वो श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए क्या सरकार से मांग करेंगे कि नरेगा को इससे जोड़ा जाए? सरकार से मैंने पहले भी ये प्रतिवेदन में दिया है कि जो भी माइनिंग एरिया है इनमें नरेगा का जो कार्य है उसको माइनिंग से के जो श्रमिक है उनके साथ अटैच किया जाए, और वहाँ पे उस एरिया में खास करके कोई ऐसे कार्य कम से कम चालू किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि माइनिंग एरिया में श्रमिक मिलते नहीं है और श्रमिक नहीं मिलने से भी कई बार हमारा प्रोडक्शन ठप हो जाता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या कहना चाहते हैं? एक माइनिंग क्षेत्र के अंदर हमने अमल दरामद के लिए सुझाव दिया है। भाई माइंस एरिया तो अलॉटमेंट कर दिया, सरकारी ज़मीनें हैं, लेकिन लोग कब्जे कर लेते हैं और वो फिर कब्जा हटाने की बहुत बड़ी समस्या है। तो जबकि हमारे से लैंड टैक्स भी लिया जा रहा है, तो सरकारी ज़मीन को तो अमल दरामद होनी चाहिए ना। तो अमल दरामद हो तो कम से कम खनिज विभाग के नाम तो हो गई, तो कम से कम हम प्रतिवेदन थाने में कहीं भी दे सकते हैं कि भाई ये सरकारी ज़मीन है और हमारे नाम है और इसने कब्जा कर रखा। वो सरकारी होने की वजह से सरपंच भी पट्टे दे देते हैं, गाँव वाले भी कब्जे कर लेते हैं, और फिर वो बहुत बड़ी समस्या है। एक दूसरा सरकार ने भी पट्टी जोड़ने का जो अभियान चला है, उसके अंदर सरकार का खसरा है 1.25 हेक्टेयर का, और माइंस ओनर को चाहिए उसमें 0.25 पी, तो वो कहते हम तो खसरा नहीं तोड़ेंगे। तो खसरा नहीं तोड़ेगी तो जुड़ेगी ही नहीं, फिर तुम्हारी ये देना न देना बेकार है। एक सबसे बड़ी बात ये कि आपने बताया था कि वो टोल फ्री नंबर वाला, टोल फ्री नंबर वाला क्या मामला था, आप बताएं। टोल फ्री वाला ये है कि टीपी और रवाना जब जनरेट नहीं होती, कई बार सैटरडे संडे है, डिपार्टमेंट बंद है, और अब टीपी जनरेट नहीं हो रही, रवाना जनरेट नहीं हो रहा, तो गाड़ी रुक जाती है। तो हमारे एक साथी का सुझाव था कि एक टोल फ्री नंबर दे दिया जाए जिस पर हम हमारी शिकायत दर्ज कर सके कि हमारी गाड़ी नंबर बता दे, हमारे यहाँ से कन्फर्म पड़ा हुआ है, इसकी शिकायत हम दर्ज करें तो वहाँ से हमें एक रेफरेंस नंबर मिल जाए, वो रेफरेंस नंबर हम गाड़ी वालों को देते हैं उससे, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन उसी इमीडिएट स्टार्ट हो जाए, वहाँ से गाड़ी निकल जाए, ताकि आगे अगर कोई भी पकड़े तो वो गाड़ी जाए और वहाँ पे उसके ऊपर कोई चालान या पेनल्टी का टेक्निकल उस नंबर से वापस माइनिंग डिपार्टमेंट देके रिकन्फर्म कराने की जिम्मेदारी। एक और बड़ी समस्या है टीपी के अंदर क्या है कि किसी भी तरीके का अगर गलती हो जाती है तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं। तो इसको जैसे ई वे बिल बनता, हमने एक सुझाव दिया था कि जैसे ई वे बिल एक बार बनता है उसको हम निरस्त भी कर सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं, इसी तरह टीपी में भी होना चाहिए, और उसको कंफर्मेशन कराने की वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमने एक बार जनरेट कर दी, खत्म, अब वापस जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक गाड़ी आगे जाती नहीं है, तो ये चीज़ को खत्म कर देना चाहिए। आप बताओ। मैं जोधपुर से अरविंद गहलोत, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे लिए अवधि बढ़ी 2040 तक की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बताएं, आप भी काफ़ी सक्रियता से बोल रहे थे, इस उम्र में भी आप काफ़ी मुद्दे रख रहे थे, वो काफ़ी जोरदार।
खैर, आपके बुलाने का धन्यवाद। जी जी। और बजट पूर्व बैठक में हम लोग आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कई मेरे साथियों ने कहा कि बुलाया तो जाता है लेकिन उनकी पूरी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री महोदय के पास फाइनेंस भी है और हमारी ज़्यादातर समस्याएं फाइनेंस की है। और ये बजट के पहले की बातें हैं तो हमारे जैसे लैंड टैक्स है, सरकार ने लगाया, हटाया, गहलोत साहब ने खुद ने हटाया और फिर लगा दिया। तो हमारा कहना ये है कि ये पुराने गड़े मुर्दे जो उखाड़ रहे हैं, इनको बजाय हमारे को तीनों दफा हटाए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लैंड टैक्स वाला मुद्दा है, इसको एक बार में दफन कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जब डिसीजन दे चुकी है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। एक हमारा कहना यह है कि पुराने समय में चेन कंपास से मायने नापी जाती थी। आज जब नए DGPS आ गए हैं तो उस सिस्टम से जब करते हैं तो हमारे एरिए अनऑथराइज गिने जाते हैं और लोगों को लाखों रुपए की रिकवरी जो है वो की जाती है कि आपने अवैध खनन किया है। अरे जब अवैध खनन कहाँ से किया, वो सिस्टम दूसरा था, उसमें एरर रहती थी। तो अब ये नया आ गया। जितने DGPS इन्होंने दे रखे हैं, मेरे ख्याल से 12 ने 75% खराब पड़े हैं। उनको विभागीय अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि इनको सही कराएं। दूसरा, एक हमारा DMFT वाला जो अमाउंट है, ये केंद्र सरकार की स्कीम थी और राज्य सरकार अपने बजट की पूर्ति उससे कर रही है। तो हमारे जो खनन क्षेत्र हैं उसके अंदर काम बहुत कम हो पा रहे हैं। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि खनन क्षेत्रों में भी इस पैसे का उपयोग किया जाए। और जो कमेटियां बनाई गई है, मैं इसको थोड़ा सा और हटके कहूँगा कि अगर आज हम कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है कि बजट घोषणाओं के अलावा इसको लागू नहीं किया जाएगा, तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का आदेश। तो सरकार ऐसे काम क्यों कर रही है? एक हमारी समस्या बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि माइनिंग एरिया में एक अपना अलग से GSS बना दिया जाए, जिससे कि बिजली की प्रॉब्लम हम लोगों को ना और खनन कार्य भी सुचारू रूप से है। हमारे निवेदन है कि जिस भी एरिया में ऐसी कोई समस्या हो और वो चाहते हो GSS की डिमांड हो, वहाँ पे GSS जरूर बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बजट तो ला रहे हैं, लेकिन पहले इनकी समस्या भी सुन लें और समाधान तो आपको ही करना है, क्योंकि आप समाधान नहीं करेंगे तो समस्या जस की तस बनी रहेगी और बजट बैठ के वो जो सार्थक होनी चाहिए वो एक औपचारिक मात्र हो के रह जाएगी। इस वजह से माइनिंग में जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है, रोजगार जो एक आम जन को मिल रहा है और वो भी रूरल इलाके में मिल रहा है, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इनको सुविधाओं के अभाव में ये सब सारे बेकार हो रहे हैं। कई माइंसें बंद हो रही हैं, तो कई माइंसें इस उपापों की स्थिति में है कि उन पे जो कानून बनने चाहिए, जो सरलीकरण होना चाहिए, एकल खिड़की का उपयोग होना चाहिए, वो अभी तक आधार स्तर तक नहीं हो पाने की वजह से ये अभी भी समस्याग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है। उद्योग का दर्जा मिले और सभी सुविधाएं इनको मिले, तभी राजस्थान में माइनिंग क्षेत्र मजबूत हो सकेगा और हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। आज किस संदर्भ में बैठक हुई और क्या निष्कर्ष आए? आज बजट उद्घोषणाओं की जो तैयारी करनी है उसके संबंध में राजस्थान के जितने भी माइनिंग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया गया और जो भी उनके द्वारा समस्याएं और बजट उद्घोषणा में जो प्रस्ताव शामिल किए जा सकते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। DMG साहब ने उन सबको अच्छी तरह सुना और अब इनके प्रपोजल बना करके हम राज्य सरकार को भिजवाएंगे।